क्लास में हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। क्वेश्चन ही ये था, कन्वेक्शन कन्वेक्शन हमने पढ़ा था, और लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन दिया था, है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन है या तो ट्राई किया, मैं बताऊं सर क्या लॉजिक। मेरे से नहीं हुआ। सर मैंने माना, मतलब कि 50 डिग्री का है ना डिफरेंस, तो मैंने माना कि ये टोटल वोल्टेज हो जाएगा 50 डिग्री का, मतलब हॉट रिजर्व है तो सर 100 डिग्री पे रहेगा हरदम, और जब स्टेडी स्टेट एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उधर 50 डिग्री हो जाएगा ना। तो और जो क्यू बाई टी वाला इक्वेशन लगा दिया सर मैंने, उससे फिर क्यू मैंने रखा उसमें एम एस डेल्टा टी, मतलब वाटर को हीट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट लगा उस टेम्परेचर पे लेके जाने के लिए, फिर उसके हिसाब से टाइम निकाला। कैसे निकाला? एमएस डेल्टा टी से। सर एक रहता है ना फॉर्मूला, मतलब 1 kg वाटर को मेरे को अगर हीट करना है इस टेम्परेचर तक, कितना अमाउंट ऑफ हीट देंगे, एम एस एमएस डेल्टा डेल्टा टी। टी होता है ना वो तो फॉर्मूला, हाँ वही लगाया। वो, अब सर पता नहीं राइट है कि मैं ऐसे सोचा था तुम मुझे एक इतना ही हीट क्वेश्चन का सप्लाई किया आंसर दो, रहेगा। मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या करना है, इस वाटर के टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ तक लेकर के जाना है। 0 to 50। 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। जब जी, हम लोग एम एस डेल्टा टी लगाते हैं तो इस डेल्टा टी का क्या मतलब होता है? टेम्परेचर डिफरेंस, किसका टेम्परेचर डिफरेंस? पानी पे। पानी का टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना लेना चाहिए? 50, मतलब 0 से फिर 50 पे गया अगर ना तुमने एंड। 50 डिग्री सेल्सियस ले लिया डेल्टा टी, समझना बात को, अगर डेल्टा टी तुमने 50 ले लिया तो ये तुम्हें क्या निकाल के दे देगा, पूरा का पूरा कितना एनर्जी चाहिए 0 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस में ले जाने के लिए। एनर्जी कौन दे रहा है? एनर्जी दे रहा है ये वाला चैम्बर, और रॉड के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो जब एनर्जी की बात करते हैं क्यू बाई टी की, है ना, V इज इक्वल्स टू डेल्टा V इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, थर्मल रेजिस्टेंस है। तो डेल्टा टी क्या चीज को डिनोट करता है यहाँ पे? तो टेम्परेचर ये वोल्टेज भी डिफरेंस है। ये भी टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बातें हो रही है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ? सर 100 पे हॉट है और वो वाला पार्ट 50 होना चाहिए स्टेडी स्टेट में, मतलब स्टेडी स्टेट पे लेंगे ना। अब यहीं पे प्रॉब्लम है कि मैं इसके टेम्परेचर को तो बढ़ा रहा हूँ। एक बार ये 0 वोल्ट पे था और ये तो 100 फिक्स्ड है। कुछ टाइम के बाद 10 वोल्ट हो गया ये अभी भी 100 है। ओ, कुछ टाइम के बाद ये 20 वोल्ट हो गया, ये अभी भी 100 है। तो जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस, क्या कांस्टेंट है? नहीं नहीं, हाँ धीरे धीरे कांस्टेंट बढ़ेगा ये नहीं ना। है। टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हाँ, डेल्टा टी में कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं ले सकता हूँ। मेरी बात समझ में आई? प्रॉब्लम कहाँ पे आया? ओके, मैं डायरेक्ट यस स्टेडी सर। स्टेट एज्यूम कर लिया। ओके, गलत है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना था। अगर ये चीज समझ में आता तो आई थिंक तुम लोग आंसर तक पहुंच सकते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें वेरिएबल होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट से एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, उस टाइम पे इसका जो टेम्परेचर पहुंच चुका है वो टी पहुंच चुका है, बराबर है, टी पहुंच गया। और इसके ओके, टेम्परेचर को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, कितना, डी टी अमाउंट से बढ़ाना चाहता हूँ। टी टेम्परेचर पहुंचा है और डी टी अमाउंट से बढ़ाना चाहता हूँ। तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा डी टी टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए? डी क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डी टी। सही है क्या? यस सर। और इस इंस्टेंट पे कितना एनर्जी फ्लो कर रहा होगा? डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर टी। जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें हम लोग डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, डी टी, डी टी लिखेंगे क्या? डी टी। डेल्टा टी को क्या हाँ लिखेंगे? 0 से बढ़ रहा है ना।
डेल्टा हाँ टी को क्या लिखेंगे? सर 100 फाइनल माइनस इनिशियल, तो dt माइनस 100 लिखेंगे। ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो इस चैम्बर और इस चैम्बर का टेम्परेचर का डिफरेंस है। हाँ इस चैम्बर का टेम्परेचर ऑलवेज 100 रहेगा, हाँ और इस चैम्बर का तुमने टेम्परेचर अब टी माना है, तो ये dt नहीं होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे लोग गलती करते हैं स्टूडेंट। अब ये हो गया आई टी इंटू आर टी। आई टी का मतलब क्या होता है? थर्मल करंट dq by dt। डी क्यू बाई डी टी, या फिर क्यू बाई टी बहुत जगह पे लिख दिया जाता है, तो ये इसको मैंने लिख दिया डी क्यू बाई डी टी। और dt आर तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, 1/k l एल by बाई k। ए। और इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, हर एक चीज कांस्टेंट है। के का वैल्यू गिवन है, एल का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू गिवन है, आर निकल सकता है, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। तो मेरे पास इधर से क्या डी क्यू बाई डी टी आ चुका है। डी क्यू बाई डी टी कितना हो गया? 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय आर। क्या इस डी क्यू का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या? है ना? हाँ तो ये dq के ms dt वाला मतलब, ये आपने इसका दिया था ना, s वाटर का dq एस जो है वो ms। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। तो डी क्यू का वैल्यू इधर कितना पुट कर होगा? लो, तो ये आ जाएगा 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय आर इंटू डी टी इज इक्वल टू एम एस डी टी। अब जिसने यहाँ तक कर लिया उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे, टी वाले टर्म को एक तरफ लेके आ जाएंगे और कैपिटल टी के टर्म को एक तरफ लेकर आ जाएंगे। डी टी डिवाइडेड बाय 100 माइनस ऑफ टी इज इक्वल्स टू आर को मैं उस तरफ सेंड कर लेता हूँ, डी टी। और डी टी कितना हो जाएगा? 1/ms आ रहा है। हाँ ms by r। सही है। अब इसी को इंटीग्रेट कर लो। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है आप बताओ? सो इसको तो राइट हैंड साइड को 0 से t तक, और लेफ्ट हैंड साइड को 0 से टेम्परेचर टी डिफरेंस तक उसको भी जाएगा। 0 टू, ये राइट हैंड साइड, हाँ, और ये और ये 0 से इधर तक 100 तक जाना है 100 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस डिफरेंस। पहुंचाना है। सॉरी 50, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा 50 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के जाना है। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा। समझ में आया या नहीं आया? यस सर ये सर। पिछले साल के पाप ज्यादा है लेकिन समझ गया, क्या कोई करें। नहीं। तो थोड़ा सा नीचे। यस। चलो अब रेडिएशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। नोट कर लिया? हाँ सर, नोट नहीं कर रहे थे, स्क्रीनशॉट। स्क्रीन शॉट ले। रेडिएशन प्रोसेस। रेडिएशन, तो रेडिएशन क्या है? और इस रेडिएशन को हम लोग जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। क्या है ये? ईएम वेव। EM। तो एक अनदर प्रोसेस है जिसके थ्रू एनर्जी का फ्लो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस हो पाता है। ठीक है, विदाउट एनी हेल्प ऑफ मीडियम। बिना मीडियम के हेल्प के ये किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। और इसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है और एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ वेव है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसके बारे में डेफिनेशन की ज़रूरत है नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुमने एक आयरन रॉड लिया
और इसको काफ़ी ज़्यादा गर्म किया। कौन से? इस वाले पार्ट को काफ़ी ज़्यादा गर्म किया, तो ये हीटअप हो जाएगा। और जब हीटअप हो जाएगा तो तुम अपने हाथ को अगर इसके पास लेकर के जाओगे, सिर्फ पास लेकर के गया, तो तुम्हें हीट फील होता होगा। हाँ हमने टच तो नहीं किया। टच करा होता तो बात समझ में आता कि हाँ भाई मैंने टच किया है, तो ये आइटम वाइब्रेट कर रहा था, तो वाइब्रेशन के कारण से मेरे फिंगर को सेंसेस मिले और एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, और मुझे पता चला कि हाँ ये गर्म है, तभी पता चलता है। लेकिन मैं जब इसको टच नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये गर्म है? मेरे अंदर ऐसे कौन से सेंसेस आए कि ये मुझे पता चला गर्म? ठीक है, तो ये एक थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर किया और मुझे पता चला। मतलब ये जो गर्म पार्टिकल था उसने क्या किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट किए, और ये जब एनर्जी मेरे हाथों के ऊपर फॉल हुआ तो मुझे फील हुआ कि हाँ ये जो एनर्जी है वो इस रेड हॉट से ही निकल रहा है ना। ओके। और फिर हमें पता चलता है कि हाँ ये गर्म। जैसे कि का तुम्हारे एनर्जी रेडिएट सेंसेस करता है। इतने स्ट्रांग है कि तुम अगर दो बॉल ले लो और अपने आंखों को बंद कर लो, और तुम अपने हाथ को इस तरीके से मूव करोगे, तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि बॉल ए गर्म है या बॉल बी गर्म है। बोलो कैसे सेंसेस से पता चलेगा? ये अपने हाथ को, फिंगर को है ऊपर ना, से लेके। हाँ इस तरीके से मूव किया, लेफ्ट टू राइट। ओके। हाँ, कैसे पता चलता है गर्म है? ए तो ऊपर बॉल से गर्म कुछ है या गरम बी? लगता है, मतलब टच नहीं किया, स्किन में फील होता टच नहीं है। किया, हाँ। बस ऊपर से हाथ को घुमाया। अगर बॉल ए गर्म है तो ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा होगा वो इस तरीके से कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ हाँ पे कम हीट फील होगा, यहाँ पे कम हीट, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, इस जगह पे ज़्यादा, फिर कम होने लग जाएगा, और दूर जाओगे तो हीट कम ही होते जाएगा। तो बॉल डिस्टेंस ए के डिपेंडेंट। पास में तुम अगर रहोगे, हाँ इंटेंसिटी की बात होगी, तो यहाँ पे तुम ए के पास में रहोगे तो तुम्हें तुरंत लगेगा कि ज़्यादा गर्म है, इसका मतलब बॉल ए गर्म है, और बॉल बी गर्म नहीं है। ठंडा। इसीलिए तो तुम यहाँ पे आ गए तो तुम्हें फील नहीं हुआ हीट। बराबर है क्या? तो यस। कुछ चीज़ें यहाँ से मुझे समझ में आती है कि ये जो गर्म पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। क्या करता है? जो गर्म पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। अब गर्म पार्टिकल का क्या मतलब होता है? गर्म मतलब हो गया डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। हाँ तो इससे मुझे फिर से ये समझ में आया कि जिस पार्टिकल का टेम्परेचर ज़्यादा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहा है। हाँ, यस सर। और यही बात क्यों नहीं? सत्य है किसी भी टेम्परेचर पे रहने वाले पार्टिकल का। मेरी बात समझ में आया? तो, तो तो पहला बनता प्रॉपर्टी कैसे अंदर ये वेव? मैं बता वो रहा नहीं हूँ। तो समझता। पहला प्रॉपर्टी ये है कि ऑल पार्टिकल्स अबव एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर विल वाइब्रेट। फर्स्ट थिंग, ऑल पार्टिकल अबव, क्या इस बात से डिनाई कर सकते हो क्या? ऑल पार्टिकल अबव 0 केल्विन विल वाइब्रेट। नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये बात हमें पता है, डिफाइन किया था, ये बताया था मैं। दूसरा, यस सर। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जितने भी पार्टिकल्स एक्सलरेटेड हैं या फिर वाइब्रेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं, है ना। ऑल यस पार्टिकल्स सर। विच आर एक्सलरेटिंग और वाइब्रेटिंग, इन दोनों में
रिलेशन कैसे निकला? कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, समझ में आया क्या? और हाँ। वाइब्रेशन भी काइंड ऑफ ऑसिलेशन ही होता है, एसएचएम ही ओ। होता है। तो यहाँ से निकल करके आया कि भैया जो वाइब्रेशन करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा। ऑल पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग विल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विल रेडिएट मतलब एसएचएम का कोई ड्राइविंग फोर्स रहता है इधर? रेडिएट क्या मतलब ड्राइविंग फोर्स से? ईएम वेव। देखो पोटेंशियल एनर्जी, कभी भी जो सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। ग्राफ तुमने देखा होगा। हाँ, वैसे देखा एक मिनिमम होते हैं फिर। तो एनर्जी इसका इस ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो इतने डिस्टेंस पे रहेंगे, इस वाले डिस्टेंस पे कभी एनर्जी मिनिमम हो ही नहीं सकता है, वो 0 केल्विन पे होता है, ज़्यादा ही होता है हमेशा। ओके। तो ये ऑसिलेट करते रहते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से उसमें ऑसिलेटिंग एनर्जीज होते हैं। अब देखो तो इधर से पता चल गया कि जितने भी पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, ईएम वेव रेडिएट करेंगे। तो मैं इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहता हूँ। इन दोनों में रिलेशन ये निकलेगा कि जिस भी पार्टिकल का टेम्परेचर 0 से ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, है ना? अब मैं अगर यस सर। टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वाइब्रेशन विल बी मोर विग्रस, यस। और वाइब्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेंगे वो ज़्यादा होगा। हाँ, ओके। समझ में ज्यादा आया क्या? एक्सेलरेट करेंगे तो। इसकी यस इंटेंसिटी सर। क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। वाइब्रेशन ज़्यादा हुआ तो अब एनर्जीज ज़्यादा इमिट करेंगे, बस इस तरीके से समझ सकते हो। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ज़्यादा एनर्जी इमिट करेगा, और कम टेम्परेचर हुआ तो कम एनर्जी रेडिएट करेगा। और क्या हम लोग सोच सकते हैं, ये सारे जो रेडिएशंस हैं ये कौन से रेडिएशन हैं, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ऑल आर ईएम वेव, सभी उसमें भी यूवी रेज ऐसा बोल सकते हैं सर, ऐसा कुछ? हाँ बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। ओके, उसके अंदर आते हैं। हाँ, जैसे ही मैंने बोला ईएम वेव, इसका मतलब वो एक्सरे भी हो सकता है, गामा रेज भी हो सकता है, तुम्हारा रेडियो वेव भी हो सकता है, इधर होता है रेडियो वेव, रेडियो वेव भी हो सकता है, विजिबल रीजन भी हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट भी हो सकता है, इंफ्रारेड, कुछ भी हो सकता है। इस रेंज में कुछ भी हो सकता है। जिसके पास भी वेवलेंथ है वो एक ईएम वेव हो सकता ओके। है। ठीक है, माइक्रोवेव यस। भी होता है इधर। तो ये हो गया ऑल आर ई एम वेव्स, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। ठीक है, और ये ओके। इसकी इंटेंसिटी जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। पावर पॉइंट सोर्स के लिए। हाँ, पॉइंट सोर्स के। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। अब थोड़ा सा इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, तो कुछ टर्म्स वगैरह हैं जो तुम्हें हमेशा याद करके रखना पड़ेगा। जैसे प्रिवर्स लॉ है, लॉ ऑफ एक्सचेंज, रिवर्स लॉ सुना है। प्रिवर्स लॉ ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो प्रिवर्स लॉ ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये बोलता है कि जितने भी बॉडीज हैं और जिसके टेम्परेचर ज़्यादा है ना, जितने भी बॉडीज रूम टेम्परेचर पे हैं, ज़्यादा पे टेम्परेचर पे हैं, कम टेम्परेचर पे हैं, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहे हैं।
सब all particles, मैं भी कर रहा हूँ मतलब। बिल्कुल, all particles or bodies at room temperature radiates energy, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा एब्सोल्यूट जीरो से तभी बात हो रही है, रूम टेम्परेचर पे है तब तो एब्सोल्युटली ज़्यादा ही ज़्यादा है, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इमिट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा पर यूनिट टाइम, वो डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर पे कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। कितना वाइब्रेशन है। यस। एनर्जी emitted by the body per unit time will depend on the temperature of the emitting body। पहला चीज, हर एक बॉडी रूम टेम्परेचर पे इमिट करेगा ही करेगा। जैसे कि हमारा बॉडी है वो भी हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहा है, बराबर है क्या। कोई सा पता नहीं। ऑब्जेक्ट जो तुम्हारे घर पे रखा हुआ, पेन है, चाहे टेबल है, मोबाइल है, जो तुम्हारे यस। कुछ भी, सोफा, कुर्सी, फैन, हर एक चीज इमिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जीरो जीरो केल्विन से केल्विन से ऊपर है। ऊपर है, वो करेगा। अच्छा, तो हमें हीट क्यों नहीं फील होता है? देखो, हमारा जो हाथ है या सेंसर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो टेम्परेचर डिफरेंस को सेंस करता है, टेम्परेचर को सेंस नहीं करता। समझ लो, एब्सोल्यूट नहीं करता उससे। टेम्परेचर डिफरेंस को सेंस करेगा। तुम अपने बॉडी को ही टच करो तो तुम्हारा बॉडी कभी कभी गर्म फील होगा हाँ किसी पार्ट में, है ना। हाँ तो गर्म हाँ। क्यों फील हो रहा है? रीजन ये है कि उस पार्ट का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण से एनर्जी जो है तुम्हारे फिंगर में इन हो रहा है, और जब भी ये प्रोसेस होता है तो हमें हॉटनेस का फील होता है। आइस को तुम टच करो तो एनर्जी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तुम्हारे हाथ से एनर्जी फ्लो करके आइस में जाता है, तो हमें कोल्डनेस फील होता है। तो हमेशा अच्छा, हम टेम्परेचर, लोग की बॉडी से निकल रही है हाँ इसलिए। हाँ ऑफकोर्स, तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस सेंस करने आता है। अब क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हर एक चीज सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो हम लोग सेंस नहीं कर पाते, ठीक है। ओके। और इसकी इंटेंसिटीज बहुत कम होती है, वो भी हम लोग अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, कौन सा वेवलेंथ होगा वो सब भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस इतना समझ लो इमिट कर रहा है। तो रेट ऑफ इमिटिंग रेडिएशन विल बी फास्टर इफ द टेम्परेचर इज हाई। एक दूसरा बात ये भी निकल के आया कि द रेट ऑफ emitted radiation emitted radiation will be faster if the temperature is higher। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, रेट उतना ही ज़्यादा होगा एनर्जी का बाहर निकलना, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस यस यस। सर। हाँ, और जितना एनर्जी इमिट करेगा उतना एब्जॉर्ब करेगा। अब इसके बारे में हम एमिट लोग पढ़, करेगा उतना ऑब्जर्व अब ये करेगा। चीज़ हम लोग समझते हैं। ओके। मान लो कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, एक सिंपल सा चीज़ समझते हैं, और इस तरफ से एनर्जी आ रही है, वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी है ये एब्जॉर्ब कर रहा है। और क्योंकि ये बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है तो वो एनर्जी को रेडिएट भी कर रहा है, अच्छा, दोनों एक साथ हो रहा तो ये रेडिएट भी कर रहा है ना। रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ये इमिटेड है, ई देना है। तो पहला केस एज्यूम करो कि ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो ज़्यादा है और जो इमिट कर रहा है वो कम है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? है। बढ़ेगा ना।
बढ़ेगा टेम्परेचर, क्योंकि एनर्जी अब्सॉर्ब बढ़ेगा करते जा रहा है अल्टीमेटली। दूसरा हाँ केस मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एनर्जी एब्जॉर्ब कम कर रहा है और इमिट जो है वो ज़्यादा कर रहा है। 100 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है तो ठंडा 1000 होगा। जूल बिल्कुल टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और तीसरा केस हाँ एज्यूम करो कि एनर्जी जितना एब्जॉर्ब किया उतना कांस्टेंट। ही इमिट किया, तो टेम्परेचर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जितना उसने एब्जॉर्ब किया उससे कम इमिट किया। क्या एग्जांपल हो सकता है? गर्म हाँ, आयरन, मतलब जितना उल्टा बोल नहीं, वो तो खुद से आइस होता है, क्यूब, सॉरी। आइस क्यूब। आइस को रख दो रूम टेम्परेचर पे, जितना ऑब्जॉर्व करेगा उतना एमिट नहीं करेगा। तभी तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, हाँ सही बात है। ओके हाँ। और एक कप यस ऑफ सर। टी रख दो, ठंडा हो जाएगा, हाँ। टेम्परेचर घट रहा गर्म पानी। है ना। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब जैसे हमारा बॉडी रूम टेम्परेचर पे है, जितना हम एमिट कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी बॉडी को रख 38 दिया गया, डिग्री रहता है। है ना। तो जितना ले रहा है उतना ही दे रहा है। तो एक सिंपल सा चीज था जो कि मैंने इसमें एक्सप्लेन करके बताया। अब ब्लैक बॉडी समझते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। क्या होता है बताओ? सर मतलब एक ऐसा बॉडी जो सारे जितने भी रेडिएशन उस पर पड़ते हैं वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, और बिल्कुल, वो ऐसा अच्छा भी, जितना अच्छा ऑब्जॉर्व करता है उतना अच्छा एमिट भी करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऊपर मैंने देखा कि पहला वाला केस था जिसमें कि इंसिडेंट एनर्जी जो आ रही थी उसने एब्जॉर्ब किया और कुछ इमिट भी किया, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन होता नहीं है, जितना इंसिडेंट एनर्जी आए उतना पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर नहीं पाता है कोई भी बॉडी, दुनिया में कोई भी बॉडी। दुनिया में तो नहीं बोलूँगा, जनरली हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बॉडीज होते हैं, वो सारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इंसिडेंट, हाँ सारे इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। कुछ कुछ पार्ट को ट्रांसमिट कर देंगे, नहीं तो कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, सारे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, मतलब 99% एब्जॉर्ब करेगा तो 1% को वो ट्रांसमिट या फिर रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन मुझे एक ऐसा बॉडी चाहिए जो कि सारे इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। बिल्कुल। तो ये एक हाइपोथेटिकल केस हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक बॉडी। बॉडी। तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग इसे देखते हैं। मान लो कि कोई भी एक तुम्हारे पास मटेरियल है और उस मटेरियल के ऊपर तुमने कुछ लाइट को इंसिडेंट कराया। अगर ये इंसिडेंट लाइट हुआ, इंसिडेंट एनर्जी, ये इसके ऊपर एनर्जी फॉल किया, तो कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे और कुछ पार्ट क्या कर जाएंगे, इसमें एब्जॉर्ब कर जाएंगे। ये इस तरीके से एब्जॉर्ब कर जाएंगे, और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही यस सर, आ रही है। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन से क्या बोल सकता हूँ कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो तीनों के समेशन के बराबर है। हाँ, रिफ्लेक्टेड, हाँ, ऑब्जर्व्ड और बिल्कुल सिंपल सा चीज है। ट्रांसमिट। ट्रांसमिटेड। तो मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग। अच्छा, डिवाइड कर दिया। हाँ, सिंपल सा चीज है। तो ये टर्म क्या कहलाएगा, या फिर क्या मतलब हुआ इस टर्म का? इस टर्म का हुआ मतलब कि कितना अमाउंट इंसिडेंट एनर्जी का रिफ्लेक्ट कर दिया, हाँ, पर यूनिट है ना। इंसिडेंट एनर्जी। मतलब ये फ्रैक्शन को बता यस। रहा है, फ्रैक्शन को बता रहा है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो तुम्हें परसेंटेज परसेंटेज। पता चल जाएगा कि हाँ यस। इसने 1% रिफ्लेक्ट कर दिया, इसने 2% एब्जॉर्ब कर लिया,
बाकी जो बता 97% उसने ट्रांसमिट कर दिया। जैसे एक पॉलिथीन है, ये पॉलिथीन का केस हो सकता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन अभी क्या है, रेशियो है और इसका पर्टिकुलर नाम होता है। इन सभी का मैं नाम देता हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं हम लोग टी। क्या सभी का वैल्यू 1 से छोटा होगा? तो हाँ, आर प्लस ऑफ ए हाँ, प्लस ऑफ टी यस सर, विल बी इक्वल्स टू 1। इक्वालिटी है ना। 1। 1 होगा। ए को हम लोग बोलते हैं रैट। एब्जॉर्प्शन पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोल लेते हैं। पावर। और आर को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग पावर। तो यूनिटलेस है ना, तभी। बिल्कुल, मैं वही बताने वाला था। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है लेकिन फिर भी हम लोग उसको पावर बोल रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? 1/f। क्या उसमें तो पावर का है ना यूनिट है? सेंटीमीटर। क्या वो पावर का यूनिट है? नहीं, नहीं नहीं, डायब। ओके। ठीक है। ये नेक्स्ट जो हम लोग बोलते हैं वो ट्रांसमिटेड पावर बोलते हैं। तो ये जो सभी हैं ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन सभी को पावर बोला जाता है। तो अगर फर्स्ट केस सोचो जिसमें कि ए का वैल्यू 1 हो जाए, मतलब 100% एब्जॉर्ब कर रहा है और रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है और ना ही ट्रांसमिट कर रहा है, तो ऐसे ब्लैक बॉडी बॉडी। को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी, या फिर इसको हम लोग ब्लैक बॉडी भी बोल देते हैं, जो कि पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर रहा हो। दूसरा, अगर ए इज इक्वल्स टू 0 और जो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दे रहा हो, ट्रांसमिट भी नहीं कर रहा हो, तो ये क्या बोलेंगे? परफेक्टली परफेक्टली रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिंग बॉडी। जैसे कि यस। मिरर। हाइपोथेटिकल आइडियल मिरर। हाँ, हाँ। आइडियल नहीं हो पाता है लेकिन थोड़ा बहुत तो क्लोज टू है। वाइट क्लोथ्स। तीसरा, ए इज इक्वल्स टू 0, आर इज इक्वल्स टू 0 एंड टी इज इक्वल्स टू 1 हो, तो ये परफेक्टली ट्रांसमिटिंग बॉडी है ना। इसका एग्जांपल नहीं हुआ। जैसे ग्लास है ना, वाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास, ग्लास। लगभग लगभग उसके जैसा सोच सकते हैं, ठीक है। उसमें भी रिफ्लेक्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन ऐसा सोच सकते हैं। तो ब्लैक बॉडी इस तरीके से बनाया जाए, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी को बनाने के लिए, एक मिनट, हाँ, तो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ फटाफट करके। तो उसने, फेरेज नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने एक ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश करी। उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक स्फेरिकल बॉडी लिया और इसके इनसाइड में क्या कर दिया उसने, पेंट कर दिया। और मैं काला। पेंट के बारे में बताऊं तो मार्केट में बहुत सारे पेंट अवेलेबल है ना। जो ब्लैक हाँ, तो हाँ। दिखेगा लेकिन वो परफेक्टली ब्लैक नहीं होता। ब्लैक का मतलब क्या परफेक्टली होता है? ब्लैक का मतलब क्या होता है? ब्लैक मतलब बताओ। कलर है और क्या। ब्लैक पहला नंबर कलर नहीं है और ना ही वाइट कलर है। इन दोनों को कलर में हम लोग नहीं रखते। ब्लैक क्या है? अगर लाइट हमें नहीं दिख रहा है तो वो चीज़ होता है ब्लैक। मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ब्लैक हुआ। वाइट, वाइट लाइट। का मतलब सारे रेडिएशन, सारे वी आई बी जो है सभी मिक्स्ड है तो वो वाइट है। तो मिक्सचर ऑफ कलर है, वाइट कलर कैसे हुआ? मतलब हम्म, मतलब क्या? कलर तो है ही ना पर वो।
मिक्सचर भी हुआ तो हमें भी कुछ कलर भी, तो है ही। हम कलर का डेफिनेशन क्या देते हैं, लैम्डा इज 7000 एंगस्ट्रॉम। ये VIBGYOR में फॉल कर रहा विजिबल। है ना। इसका मतलब कि वो एक वेवलेंथ वाला कलर है, ठीक है। ओके। येलो अभी कलर है, समझा। रेड कलर है, वायलेट कलर है, इन सभी का वेवलेंथ है। हम्म। लेकिन क्या मैं ब्लैक कलर का कोई वेवलेंथ बता सकता हूँ? नहीं बता सकता, क्योंकि ब्लैक अपने हाँ। आप सुना में नहीं है क्या है, वैसे। एब्सेंस ऑफ लाइट। हम्म। और वाइट कलर क्या हो गया, वाइट कलर इज प्रेजेंस ऑफ ऑल लाइट। एवरी, हाँ, ऑल द लाइट्स। एवरी विजिबल लाइट्स। हम्म। हाँ, तो ये दोनों कलर नहीं है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो अंदर क्या कर दिया, ब्लैक से पेंट कर दिया। चारकोल मार्केट ब्लैक। में ढेर सारे ब्लैक अवेलेबल है, जो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले वही परफेक्टली ब्लैक है, ठीक है। और ऐसा कोई भी ब्लैक बना नहीं। एक कौन सा ब्लैक का नाम तो था 3.0 सर वो करके, जो 99.9% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं, 9 तो हाँ, मुझे क्या याद चाहिए। नहीं आ रहा हाँ। कौन सा ब्लैक है, 3.0 करके है, समथिंग नाम होता है। गूगल पे तुम सर्च करना, देखना तुम्हें मिलेगा, डार्केस्ट तो कैसे ब्लैक। बनते हैं सब लाइट। अलग मटेरियल तरीके कैसे से बनता है इतना ब्लैक। मटेरियल पे ही डिपेंड करता है ना, लाइट को ऑब्जर्व कराना है तो मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो लाइट को ऑब्जर्व करे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो बात ये है कि कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि जितने भी इंसिडेंट लाइट है वो सबको एब्जॉर्ब कर ले। तो इसने क्या किया, इस जगह पे एक छोटा सा होल किया, और इसके थ्रू क्या कराया, उसने रेडिएशन लाइट। को पास कराया। रेडिएशन, लाइट नहीं, रेडिएशन, ओके। ठीक है। कोई सा भी रेडिएशन जो फॉल करे उन सबको एब्जॉर्ब करना चाहिए, नॉट ओनली VIB जो है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की बात नहीं हो रही, हर एक इंसिडेंट सब। रेडिएशन सबको। तो जैसे ही ये इसके ऊपर फॉल हुआ, फॉल होने के बाद क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहला इंटरफेस के पास वो तीन चीजें होती है, पता है ना, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये हाँ। ट्रांसमिशन तो बिल्कुल होने नहीं देगा, क्योंकि थिक कोटिंग लेयर इसके ऊपर डाला गया था, ताकि वो कोई भी ट्रांसमिशन को ना कर पाए। और क्या किया गया था, ब्लैक पेंट कर दिया गया था, और थिक मटेरियल था, जिसके कारण से वो सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है तो वो किधर फॉल करेगा, किधर, क्यों, कौन से रिलेशन को फॉलो करेगा वो, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे फॉल करेगा और फिर से रिफ्लेक्शन होगा। और इनफैक्ट कितना भी रिफ्लेक्शन कर ले, वो लाइट अब ट्रैप हो गया है, कभी बाहर नहीं निकल सकता। बाहर निकल सकता है क्या, जब तक वो इस जगह जहाँ से से आया था। पास, हाँ, जब तक इस जगह से पास ना करे तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता है। वहीं पे काम आता है इसका, ये जो चीज है ना, ये, चोंच। हाँ, चोंच जो बना हुआ है, इसका काम है। वो क्या कराएगा, अगर चोंच नहीं होता तो वो डायरेक्ट बाउंस बैक कर जाता, तो ओ। हमारे लिए बेकार था। 180। ओके। तो इसीलिए चोंच हाँ। को बनाया गया यहाँ पे, ताकि वो, तो टिल्ट रहता है ना। ताकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में इसको इधर उधर रिफ्लेक्ट फेंक, कर। है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इधर हुआ क्या, ये सारे के सारे इंसिडेंट रेडिएशन है, वो सारे के सारे इंसिडेंट रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा। क्या बॉडी रेडिएट कर रहा है एनर्जी, नहीं। बॉडी क्या रेडिएट कर रहा है, रेडिएट नहीं ना। रेडिएट अब्सॉर्ब हो करेगा, रहा नहीं। है। ये अब्सॉर्ब ही कर रहा एनर्जी है। रेडिएट करेगा, ये एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी। तो आपने बोला सब ऑब्जर्व सर कर पर लेता है वो रेडिएट ब्लैक बॉडी। कैसे करेगा, चलो कुछ बाहर तो जा ही नहीं एग्जाम्पल से रहा। समझाता हूँ। क्या मैं ब्लैक, इसका एग्जाम्पल, क्या मैं ब्लैक बॉडी को, सॉरी, ब्लैक बॉडी, ब्लैक होल को
एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोल सकता हूँ क्या? ब्लैक हाँ होल। सर, लाइट अब्सॉर्ब कर लो। खा हाँ, जाते हो तो ब्लैक लाइट को। होल को, ब्लैक होल जानते हो ना क्या होता है? देखा ही होगा। हाँ सर, बहुत हाँ पढ़ा। सर। वॉर्प कर देता है पूरे वहाँ के जगह को, हाँ स्पेस को। तो ब्लैक होल को क्या मैं एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोल सकता हूँ क्या? यस सर, हाँ, सब कुछ को ले लेता है हम लोग। सब लाइट ले लेते हैं ना अपने पास लाइट। हम्म, तो इसे मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकते? कॉन्सेप्ट अब समझ में आएगा क्यों नहीं बोल सकते। क्यों जो नहीं भी बोल चीज सकते? काला दिखता है, ब्लैक दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लैक बॉडी है। सर अब्सॉर्ब तो कर रहे हैं सर, इसमें सर पर प्रॉब्लम वो नहीं भी है। तो सब कुछ ही तो एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना, तो लाइट भी इसीलिए मैं अंदर बोलता ले हूँ कि रहा है। पढ़ाई करो तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। अधूरा ज्ञान होता है ना, हमेशा डेंजरस होता है, किसी को भी मार सकता है। किसी की भी जान ले सकता है। पैरासीटामोल दो तरीके का बनता है, पता है तुम्हें? पैरासीटामोल। नहीं। सिस एंड ट्रांस। पढ़ा है केमिस्ट्री में, पढ़ा है कि नहीं? पैरासीटामोल का ये तो नहीं पता था, लेकिन दूसरे दूसरे कंपाउंड का सिस ट्रांस पता है पैरासीटामोल तो। में अगर तुम्हारा एक ही तरह का तुम टेबलेट खाओगे, पता नहीं, आई डोंट नो रिमेम्बर, कि मुझे याद नहीं कि सिस वाला होता है या ट्रांस वाला जो हम लोग खाते हैं। अगर वो सिस वाला अगर है लेट से, तो तुम सिस वाले खाओगे तभी ता करके तुम्हारा वो बॉडी पे असर करेगा। अगर तुमने ट्रांस खा लिए तो मर जाओगे, हाँ ऐसा भी रहता है, बॉडी ऐसा में ओह, रिएक्शन एक और करेगा। एसिड के साथ भी रहता है, फ्यूमेरिक एसिड। तो जब सिस वाला प्रोडक्ट सर वो तो जब प्रोडक्ट बन करके निकलता है ना, तो उसमें सिस और ट्रांस मिक्स होता है। जब प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है, सिस एंड ट्रांस मिक्स होता है, तो हमें सिर्फ सिस को एक्सट्रैक्ट सेपरेट करना करना होता पड़ता है। है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। अच्छा हाँ, समझ में आ रहा है? ओके। तो मैंने क्या बोला, अधूरा खतरनाक। ज्ञान नहीं होना चाहिए। सिर्फ पैरासीटामोल बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? सिस पैरासीटामोल। वरना तुम खिला दिए पैरासीटामोल बोल करके और आदमी वहीं पे घायल। सही है ना, मतलब डेंजरस काम है केमिस्ट का भी, ये जो एक्सट्रैक्ट करता है। हर एक चीज, हर एक चीज। ये फिजिक्स क्या कम डेंजरस है? आज नया हाँ रॉकेट अभी बन तो रहा है। उसमें क्या है, है। स्पेस सूट बना सब करके फूट आदमी गया। को भेज दो ऊपर, गया ना, जान ही तो लिया। अगर गलत तुमने डेटा इंटरप्रेट करा है, कुछ करा है, कैलकुलेशन गलत है, वो भी है, फिर चलिए कंप्यूटर करता है आजकल, ह्यूमंस कहाँ कर रहे हैं। कंप्यूटर एनालिसिस या कंप्यूटर फिर तो जो इंसान ही कॉन्सेप्ट, बनाता है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वगैरह जो कुछ लगा ना रहे कुछ हैं, कर दो। कॉन्सेप्ट्स तो इंसान ही लगा रहा है ना। वही चीज है। तो यहाँ पे क्या बता रहा था मैं? हाँ, डेंजरस होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से बच के रहना। यहाँ पे देखो, अब ये ब्लैक होल को मैं एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्यों बोलूँगा, क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्या रीज़न है? देखो, ब्लैक बॉडी जब भी मैंने बताया, तो उसमें सबसे पहला चीज़ तो कंडीशन ये दिया कि वो बॉडी जितने भी सारे इंसिडेंट रेडिएशन है, उस 100% इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। पहला हाँ ये भी कंडीशन, कर रहे हैं, ओके। ये भी ब्लैक होल भी कर रहा है। दूसरा कंडीशन ये है कि क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, और मैक्सवेल के हिसाब से कोई भी बॉडी अगर टेम्परेचर से रूम जीरो से ज़्यादा हो, वाइब्रेट कर रहा हो, तो वो रेडिएशन इमिट भी करता है। आया ना? हाँ करता है, हाँ। रेडिएशन ब्लैक होल भी करता है। इमिट भी करेगा। हम्म, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी मैं ब्लैक होल बोलूँगा, सॉरी ब्लैक बॉडी बोलूँगा। लेकिन ब्लैक होल में तुम्हारा ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, रेडिएशन इमिट नहीं करता। फिर हमको फोटो कैसे मिली थी? फोटो कैसे मिली? एमिट करता है, उससे एमिट तो वाह, करता रहेगा वाह, ना। मतलब तुम्हारे थिंकिंग पे दाग देनी पड़ेगी मुझे। सर वो लॉजिकल है ना, फोटो केवल एमिट नहीं करता नहीं, होगा अरे तभी। सुनो, एक एक करके। सबसे पहला तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो तुमने दिया, तुमने पहला स्टेटमेंट बोला कि ये ब्लैक होल है, और ब्लैक होल में अगर लाइट गया तो इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट्स ग्रेविटेशन पुल, ठीक है? मतलब ओके। ये लाइट ट्रैप होकर के रह गया। लेट से फॉर एन इंस्टेंस कि इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट भी किया, तो ये भी तो लाइट ही है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ये क्यों बाहर निकलेगा? ये भी तो अंदर ही ट्रैप हो जाएगा। हाँ क्या? हाँ, पहली बात वो एमिट क्यों कर रहा है वो नहीं समझ रहे। अरे मान लो ये हाँ सिंगुलरिटी होता है ब्लैक होल में, वो सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मान लो कि एक पॉइंट मास है अंदर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट भी कर रहा है, हाँ इमिट कर रहा है। तो हाँ। इमिट कर रहा ओके है आपने। तो लाइट बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? मैंने पहले ही स्टेटमेंट में दे दिया कि जितने भी वेव्स इसके ऊपर फॉल करेंगे, लाइट फॉल करेंगे, तो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब इन द सेंस वो इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है कि लाइट भी स्केप नहीं कर सकता है। तो कोई सा भी यहाँ पे रेडिएशन स्केप नहीं कर सकता है, तो इसी के पुल के अंदर रह जाएगा ना ये। हाँ तो तुम्हारा स्टेटमेंट को मैंने पहले तो कंट्राडिक्ट कर दिया कि तुमने गलत बोला, ये ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा आंसर कि वो दिखता कैसे? दिखता इस तरीके से कि वो वॉर्प करता है। मान लो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट कलर है, ठीक है, और तुमने एक पिन मतलब या फिर पेन को इस तरीके से डिप किया, तो क्या ये जो लाइन है इसको वॉर्प कर देगा? है ना? तो ये जो चीज वॉर्प हुआ उसके कारण से तुम्हें यहाँ का थिकनेस फील होता है, पता चलता है। सेम वे में जब लाइट से, स्टार से जब लाइट्स निकलते हैं, तो वो सारे लाइट्स को वॉर्प कर देता है, और वॉर्प करके फिर हमें अर्थ पे दिखता है। तो ये पे जब भी तुम यूट्यूब वगैरह पे देखोगे ब्लैक होल को, तो यहाँ पे ओके वो लाइट्स जो है, काला ही रहता है। हाँ बीच में तो ब्लैक ही होगा, लेकिन ये यहाँ पे जो लाइट्स होते हैं वो वॉर्प होते हुए दिखता है। तभी हर एक, उसका शेप दिखता है हाँ ओके हर लाइट। एक हर एक चीज को वो ऐसे करके है ना वॉर्प कर देता है, इस तरीके से। जब वो स्टार को खाता है तब देख सकते हैं। सही है। ऐसा। सर ये भी कितनी इंटरेस्टिंग है, जब हम लोग देख रहे हैं वो कितने सालों पहले खा चुका है, वो भी चीज है। हाँ, बहुत बड़ी चीज है। 100 साल पहले खा चुका है, 100 लाइट ईयर। ऐसा बहुत सारा चीज़ है। चलो ठीक है, मैं ब्लैक इंटरेस्टिंग बॉडी है। के बारे में बता रहा था। तो ब्लैक बॉडी में मैं ब्लैक होल को इंक्लूड नहीं करूँगा। क्या सन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है? बिल्कुल हाँ। इसका एग्जाम्पल जो है सन। ऑब्जर्व पर। हाँ, जितने भी सारे लाइट है, इंसिडेंट एनर्जी, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो रेडिएट भी करता है। खुद का टेम्परेचर होने के कारण से एनर्जी रेडिएट भी करता है। सो सन इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी है। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में बात करते हैं। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? क्यू ए सर आपने बताया था, जितना ऑब्जर्व किया अपॉन जितना। है ना? तो इसे हम लोग ए से डिनोट करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, पढ़ते जाना। ई ए डिवाइडेड बाय ई आई, मतलब जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। बेसिक सा चीज़ है एब्जॉर्बिव पावर। दूसरा, रिफ्लेक्टिव पावर वगैरह हम लोग नहीं देख रहे हैं, सेम मतलब है। इमिसिव पावर, दूसरा क्या है? इमिसिव पावर। देखो कोई भी जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, इस पे तुम इंसिडेंट लाइट दे रहे हो, तो इसका तीन टुकड़ा किया उसने, एक, दो और तीन। सिर्फ ये तीन एनर्जी के अलावा भी, क्योंकि इस बॉडी का टेम्परेचर है, तो ये बॉडी खुद का एनर्जी रेडिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इमिटेड एनर्जी। ये तीन क्या है? हाँ इंसिडेंट एनर्जी। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। ये एब्जॉर्प्टिव। और ये कौन सा है? ट्रांसमिटेड। ये कौन सा है? इमिटेड। इमिटेड इमिटेड ओके एनर्जी। दूसरा है। हाँ,
तो इतने तरह के एनर्जीज होते हैं, तुम्हें एक दूसरे को मिक्स नहीं करना है। इमिटेड बोला तो इसका मतलब ट्रांसमिटेड नहीं है, ठीक है। तो एमिट भी कैसे करेगा, वो ओके। जो ऑब्जर्व किया उसको एमिट करेगा ना? नहीं नहीं नहीं, तो क्या? पार्टिकल पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है ना, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, अच्छा, वो पार्टिकल को वाइब्रेट अपने, मतलब तो वो ओके। इमिट कर रहा है। ऊपर से हम लोग इतने देर से क्या पढ़ते आ रहे हैं, इमली। नहीं, अब यहाँ पे नहीं, ऊपर से हम लोग यही चीज तो पढ़ते जा रहे हैं, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 से ज्यादा है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। हम लोग तो यही पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से, ईएम वेव्स, अच्छा वो पार्टिकल्स, वो मैं कंफ्यूज हो गया था, मेरे को वो ठीक है। नहीं मालूम था। तो इतने तरह के एनर्जीज हैं। अब मैं पर्टिकुलरली सिर्फ एनर्जी, इस एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इस एनर्जी की, इस एनर्जी के बाद क्या कर रहा है, ये कहलाता है एमिसिव पावर। ये जो एनर्जी रेडिएट हुआ है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग एमिसिव पावर बोलते हैं, ठीक है क्या। ओके। यस सर। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो एनर्जी ओके। रेडिएट हुआ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यही है हमारा एमिसिव पावर। आगे चलते हैं। क्या ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एमिसिव पावर? नहीं। इसका नहीं डायमेंशन है। क्या है? जूल पर सेकंड इंटेंसिटी। पर मीटर। इंटेंसिटी का जो अच्छा। यूनिट है वही है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, ठीक है। देखो इस वाले को थोड़ा ध्यान देना, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर में क्या है। अभी हम लोग इसी इमिटेड रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जो पार्टिकल्स थे अंदर में वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। क्या जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, क्या सभी का वेवलेंथ सेम है क्या? नहीं, सभी का वेवलेंथ सेम नहीं है। बराबर है क्या? ओके, उनका एक्सेलरेशन अलग हो ओके। सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ रेडिएट हुए हैं, इमिट हुए हैं, वो कोई सा भी वेवलेंथ हो सकता है। अब तुम्हें कैसे पता कि हायर एनर्जीज वाले हैं कि नहीं है? देखो इसका टेम्परेचर ही हर एक बात को बताता है। अगर टेम्परेचर कम है तो सबसे कम एनर्जी जो भी वेवलेंथ का होता है वो इमिट करने की कोशिश करेगा। कौन सा होता है, रेडियो वेव या माइक्रोवेव? दोनों में से कोई ले सकता हूँ मैं, रेडियो। है ना। माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव को एक कैटेगरी में डाल दिया मैंने। ये अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो ये दोनों एनर्जी इमिट करेगा। थोड़ा सा टेम्परेचर को और बढ़ाया तो अब ये तो इमिट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अब इंफ्रारेड लाइट भी इमिट करने लगेगा। टेम्परेचर को और मैंने बढ़ाया, और जैसे बढ़ाऊंगा तो एक दो तो करेगा ही करेगा, अब हो सकता है कि विजिबल रीजन में भी लाइट इमिट होने लगे। मेरी बात समझ में आई क्या? कलर दिखेगा। हाँ। ओके। यस जब सर। हम लोग पूरे लाइट को ऑफ कर देते हैं रात को अंधेरे में, क्या पेड़ मुझे दिखता है क्या? अरे नहीं। नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इमिट कर रहा है, क्यों नहीं कम दिखता है? टेम्परेचर पे। कम टेम्परेचर पे है, और उससे ओके। जो लाइट बाहर निकल रहे हैं ओके, वो रेडियो वेव आ रहे हैं मतलब। विजिबल रीजन में नहीं है, विजिबल रीजन में नहीं आएगा। तभी हम चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन वही एक आयरन रॉड को पूरा टेम्परेचर से गर्म कर दो, इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा लाल। इंक्रीज हो गई है, तो मुझे अंधेरे में भी दिखता है। कैसा दिखता है? रेड। हाँ हाँ सर, रेड लाल कलर। कलर। लेकिन टेम्परेचर कम था तो दिखा क्या? नहीं। नहीं नहीं। सर। ओके, समझ रहे सर आपकी आई बात। थिंक अब समझ रहे होगे, ठीक है। तो जैसे हाँ जैसे सर। यस। टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसका रेंज भी बढ़ते जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही वाला वेवलेंथ इमिट करेगा ज्यादा टेम्परेचर पे, हर एक कोई करेगा। इसके पहले का लेकर के यहाँ तक हर एक एनर्जीज इमिट होंगे। तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर मतलब कि मैं एक वेवलेंथ को पिक कर लिया, इसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जीज निकल रही है इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सो सर। स्पेक्ट्रल ओके। यस। इमिसिव पावर जो ई लैम्डा से डिनोट करूंगा, डेट इज इक्वल्स टू जो एनर्जी इमिट हुआ है उस वेवलेंथ पे पर यूनिट वेवलेंथ,
कहलाएगा। ठीक है, इट इज द एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ। इट इज द एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ, इसका डेफिनेशन है। यस। और ये एमिसिव पावर को अगर मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, तो इस लैम्डा के लिए छोटा सा एनर्जी निकला होगा, और इतने छोटे से रेंज में मैं बोल रहा हूँ डी लैम्डा का रेंज लिया था मैंने, तो डी ई बाई जो डी लैम्डा है, ये क्या चीज़ है? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ये लैम्डा को यहाँ से हटा दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों साइड में अगर रेंज। मैं इसको लेकर के जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो ये क्या दे देगा मुझे? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक है, दिस इज यस सर। दिस इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मतलब हर एक छोटे छोटे एनर्जी का एडिशन वो क्या दे देगा? टोटल एनर्जी। और ये पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया को डिनोट कर रहा है। अच्छा, सब करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के जब हम लोग एनर्जी ऐड ऐड करेंगे करेंगे तो ये आ जाएगा। एमिसिव पावर मिलेगा मुझे। ये हो गया। अलग अलग वे में वो होगा ना। हाँ, सर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली हीटेड है सब जगह से, तब वो एक ही टाइप का करता है क्या? नहीं, यूनिफॉर्मली हीटेड होगा तो भी हर एक रेडिएशन से इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना हायर एनर्जीज तक को वो रीच कर पाएगा। ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग किर्चॉफ्स लॉ देखते हैं। किर्चॉफ्स लॉ। किर्चॉफ्स लॉ, केसीएल केवीएल। हाँ, इसमें अलग लॉ है, ये केवीएल केसीएल वाला नहीं है। इसने क्या बताया कि मान लो सेम टेम्परेचर पे मैं दो बॉडीज को ले रहा हूँ, सेम टेम्परेचर पे दो बॉडीज को ले लिया। एक बॉडी ए है और दूसरा जो ब्लैक बॉडी है उसे बी बोल देता हूँ, ब्लैक बॉडी। ठीक है, और सेम टेम्परेचर पे। तो इसने बताया कि जो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर है वो तुम्हारा किसी भी नॉर्मल बॉडी के एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का रेशियो है, एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, सो जितना ब्लैक बॉडी का ईबी पावर है, क्या है? ई एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। और ई ए क्या है? एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी। फीलिंग कैसा लेंगे, एंड इसका मतलब क्या बता है? रहा हूँ, ए का क्या मतलब हो गया? ये हो गया एब्जॉर्प्टिव पावर। फीलिंग ले पाना थोड़ा टफ है क्योंकि वो डेरिवेशन को ही समझने के बराबर। ए का मतलब क्या होता है? जितना इंसिडेंट ऑब्जर्वेटिव। हाँ। जितना इंसिडेंट हुआ उसमें से कितना को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो जितना इस पे तो इंसिडेंट होगा उतना ही इस पे ओके, भी इंसिडेंट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन ब्लैक बॉडी का ये होता है जितना इंसिडेंट हुआ वो सारा का सारा एब्जॉर्ब ऑब्जर्व कर कर रहा है। लेगा। तो क्या ओके। एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी का 1 हो जाएगा। है ना, वो मैं क्यू आई के बराबर बोल सकता हूँ। हाँ, जितना इंसिडेंट किया यस उतना सर। उसने ऑब्जर्व कर लिया, तो वैल्यू फिर पुट कर दो, ए इक्वल टू 1 ही है ना? वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। अब पर यूनिट एरिया इसको कर दिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, सभी चीज को पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कर दिया, बराबर है। तो ये एमिसिव पावर निकल गया तुम्हारा। ये क्या है? एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। और ये ए का होगा, बॉडी ए का। और ये ब्लैक बॉडी का, और ये ए। नॉर्मल बॉडी। ई बी इज इक्वल्स टू ई ए डिवाइडेड बाय ए। आया आंसर? समझ में आया या नहीं आया?
ठीक है, तो यही चीज आ गया यस। हमारा। हाँ सर, फॉर्मूला ही ध्यान रख लें। फॉर्मूला ही ध्यान रख लो, ज़्यादा बढ़िया। तो इस जगह से हम लोग बोलते हैं कि जो भी गुड एब्जॉर्बेंट है, जो भी एक अच्छा एब्जॉर्बर है बॉडी, वो एक अच्छा इमिटर भी होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? A good observer is a good इमिटर। emitter. अ गुड एब्जॉर्बर। टंग ट्विस्टर जैसे। हाँ, इस टंग टाइप। ट्विस्टर लग रहे हैं। हाँ, गुड इमिटर। मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी इमिट करेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन। चलो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखते हैं हम लोग क्या है। वेन सर, EI। हाँ, WEI। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्डा बी इंटू। तो देखो, मैंने अभी तुरंत बात बताया कि जो भी बॉडीज होते हैं, अगर उसकी टेम्परेचर है, तो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हो, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो डिफरेंट रेडिएशंस को इमिट करेंगे। और ये जो रेडिएशंस होंगे, वो स्पेक्ट्रल लाइन में इस रेंज में हो सकता है। तो हर एक वेवलेंथ का अपना अलग अलग एनर्जीज इमिट हुआ होगा, लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसने क्या करा, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के साथ वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में कर्व को ड्रॉ किया। क्या किया? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होता है? इस एनर्जी का वेवलेंथ के साथ कितना हाँ, इमिट किया। वेवलेंथ के हिसाब से कितना डी एनर्जी ई एमिट हो बाय रहा है डी पर यूनिट लैम्डा। में। इसी को तो हम लोग ई यस। लैम्डा बोलते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का है। और फिर मैंने इसके टेम्परेचर को, अच्छा यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे? पीक मिल रहा है। इस वेवलेंथ पे मुझे क्या मिल रहा है? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर सबसे मैक्सिमम मिल रहा है। मतलब हो सकता है कि ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ के लिए सबसे करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम सबसे ज्यादा। एनर्जी निकल रहा है ना। इसको मैं लेमडा 1 बोल लेता हूँ, और ये टेम्परेचर था T1। अब मैंने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया। तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण से ऐसा हुआ कि ये जो एनर्जी था मैक्सिमम वाला, वो शिफ्ट हो गया, वो अब लेमडा 2 पे आने लग गया। लेमडा वो भी कम हो गया है, तो इस पे आने लग गया, और टेम्परेचर T2 हो गया। और मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर कर दिया T3। तो T3 करने के बाद ये जो लेमडा था वो और ज़्यादा घट जाता है, लेमडा 3, जिस पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। बराबर है कि नहीं? थ्योरेटिकल है सर। हाँ, यही चीज़ बताया गया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, कि जिस तरीके से हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उस तरीके से जो पीक वेवलेंथ है, जिस पे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर सबसे मैक्सिमम मिलता है, वो वेवलेंथ क्या होता है? घटते जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेवलेंथ घट रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो लैम्डा इंटू टी इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग बी। रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू से, तो लैम्डा इंटू टी इज इक्वल्स टू बी बोलते हैं। और जो बी का वैल्यू है वो हमारा 0 पॉइंट कितना होता है? 0.82 होता है, सर याद। 0.82 सेंटीमीटर केल्विन, लेकिन ठीक है, ध्यान रखना सेंटीमीटर केल्विन हुआ। तो ये चीज़ है हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इस फॉर्मूले को याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट तो क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे? बस बस इस याद टेम्परेचर रखना, पे इतना है। पीक वेवलेंथ, पीक वेवलेंथ कहाँ पे मिलता है? स्पेक्ट्रल में से पावर जिस पे मैक्सिमम होगा। क्वेश्चंस दो तीन देखोगे तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा।
एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 जरूर कर लेना, ठीक है। उसमें ढेर यही सारे करके जाएंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे एलिमेंट्री टाइप ऑफ, उसको कर लेना। नेक्स्ट है स्टीफन ओके। बोल्ट्जमैन लॉ, ये और भी इम्पोर्टेंट, इस पे जेई में सुना है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। पावर ज्यादा ही कर दिया हाँ, टेम्परेचर का। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये लॉ ये बोलता है कि मान लो कोई भी हमारे पास बॉडी है, पहले तो इसने ब्लैक बॉडी के लिए बातें करी, ठीक है, क्या था? ब्लैक बॉडी। तो जो भी ब्लैक बॉडी होगा वो क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा, इमिट करेगा, हाँ है ना। कौन से रेडिएशन की बात हो रही है? जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उससे एनर्जी जो बाहर निकल रही है उसकी बात हो रही है सिर्फ। तो ओके। वो एनर्जी जो रेडिएट कर रहा है पर यूनिट टाइम, इसको बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। कुछ जगह पे म्यू से डिनोट किया जाता है। ये है क्या चीज? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, अच्छा, पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी नहीं है। विच इज पावर, पावर। विच इज पावर, ठीक है। तो याद रखना, ये पावर बता रहा है मुझे। ये जो बोल रहा है पावर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है कि तुम्हारा सरफेस एरिया कितना है। और ये वही एरिया की बात कर रहा है जिसके साथ वो कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे वार्निका म्यू, मैम ने तो जूम वाले खरीद लिए। सॉरी। अच्छा परचेज कर लिया, हाँ, हाँ आराम से। ठीक है। तो पहला चीज तो मैंने बता दिया कि जो पावर होगा इसका एरिया पे डिपेंड करेगा, और दूसरा इसका जो पावर होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर ओके। उतना ज़्यादा एनर्जी रिलेट करेगा, रेडिएट करेगा। तो इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं और प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 आता है। ये फॉर्मूला याद सही है, रखने का, ठीक है। मैं इसको रट सेंटेंस लो। में नहीं लिखा रहा हूँ, स्टीवन बोल्ट्जमैन लॉ को, कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो म्यू क्या है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, तो दिस इज पावर, याद रखना, दिस इज पावर। पावर है, ओके। और सिग्मा का वैल्यू इंटेंसिटी कितना? सिग्मा टी रेस्ट हो गया। सिग्मा का वैल्यू कितना है? 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस ऑफ 8 डब्ल्यू, और क्या हो जाएगा? वॉट। मीटर स्क्वायर, वॉट मीटर स्क्वायर। तो इसको याद रखना ज़्यादा आसान है, टेम्परेचर 5678, ठीक है। फाइव याद, सिक्स 5678, सही है। काउंटिंग रेजिस्टेंस। हाँ। देखो तो अब ये सिग्मा हमारा पता चल गया, और सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। तो फॉर्मूला किसके लिए यूज ओके। किया जा सकता है? ब्लैक बॉडी के लिए। तो अब इसको एक नॉर्मल बॉडी में कन्वर्ट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश कर सकते हैं? स्पेक्ट्रल, सॉरी, इमिसिव पावर जो था ब्लैक बॉडी का, क्या वो इसके बराबर था? किरचॉफ्स लॉ, हाँ। हाँ, है ना। ये भाई तो इसको पावर की ऑब्जर्वेटिव। जैसा हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, और वैल्यूज को अगर हम लोग पुट कर लें तो क्या ए टाइम्स ऑफ ई बी हो जाएगा। तो किसी भी नॉर्मल बॉडी का हम लोग लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ ई बी। ई बी कितना है? ये वाला चीज, सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4। ये हो गया नॉर्मल बॉडी का। लेकिन इसको ई से रिप्रेजेंट किया गया, ई एक रिप्रेजेंटेशन लाया गया, इसको बोला गया एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। नॉर्मल बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। क्योंकि दूसरी जगह पे इक्वेशन देखोगे तो ए नहीं मिलेगा तुम्हें, ई मिलेगा। ये फॉर्मूला मिलेगा, ई सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4, हर एक जगह पे यही मिलेगा। तो सर ए तो वन ही होगा ना, मतलब तो इसका ब्लैक बॉडी मतलब के लिए। नहीं, इसका मतलब क्या है? ए और ई क्या है? इक्वल है। किसी जगह पे एब्जॉर्प्टिव पावर अगर दिया गया है तुमको, इसका मतलब वो ई है। समझ तो में आ रहा है क्या? डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक एमिसिव पावर बॉडी। ऑफ ब्लैक बॉडी, इसको इमिसिविटी बोला जाता है।
एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी जो कि ए के बराबर होता है, ठीक है, ए और ई ए के दोनों से बराबर ही है सेम ये चीज है। भाई। हाँ तो लेकिन लोग ओके यस इमिसिविटी इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए डिफाइन करते हैं और फिर यहाँ पे यूज करते हैं, कंफ्यूज लेकिन अगर करने के लिए। क्वेश्चन में ए दिया गया है तो वो ई के बराबर ही है, और ए का वैल्यू 1 नहीं होगा, वो ब्लैक बॉडी नहीं है, ए नॉर्मल बॉडी का ए है, कम ही होगा। नॉर्मल बॉडी का ए के बारे में। चलो ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गया, तो इस फॉर्मूले को हम लोग नॉर्मल बॉडी के लिए यूज करेंगे। अगर ब्लैक बॉडी मिल गया मुझे तो इसमें ई का वैल्यू कितना यूज कर लेंगे, 1, ठीक है, ओके ई का वैल्यू 1 यूज कर लेंगे। आई थिंक अब क्लियर है हर एक चीज। दूसरा जिसमें ये है, ये सिर्फ निकला है तुम्हारा रेडिएशन के कारण से, लेकिन अगर इफेक्टिव देखेंगे तो इफेक्टिव क्या होगा, कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर रहा है वो और कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो इफेक्टिव कितना आया, मान लो कि टी नॉट टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब किया और टी टेम्परेचर पे इमिट कर रहा है, इसका टेम्परेचर बॉडी का टी, तो कितना आ जाएगा इफेक्टिव, म्यू इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 माइनस नॉर्मल ऑफ बॉडी के टी लिए ना। नॉट टू पावर 4। हाँ, ये ओके नेट निकलता है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे क्वेश्चन ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम एज्यूम करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के कारण से ये टी नॉट टेम्परेचर सराउंडिंग का नहीं आता है, सराउंडिंग ओके रूम टेम्परेचर ठीक है। पर नॉन आइसोलेटेड। सर एक सेकंड हाँ। तो ये चीज़ हो गया हम लोग का। क्वेश्चंस हम खत्म। लोग बाद में करेंगे, नहीं अभी एक और है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उसको हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या चीज़ है, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को भी डिनोट करेगा कि वो किस तरीके से घटते जा रहा है, कि रूम टेम्परेचर कम होगा और रेडिएशन जो है वो बॉडी ज़्यादा इमिट करेगा और एब्जॉर्ब कम करेगा, तो इफेक्टिवली इसका टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा तो ये जो चीज़ है ना, पावर रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो भी घटेगा। तो तुम ग्राफ देखोगे कि जब कोई भी कप ऑफ टी रखते डिग्री हैं, उसको 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में बहुत ही कम टाइम लगता है, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस से 80 में पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम, और वही अगर 50 से रेडियो मैं एक्टिविटी 40 जैसे। में जा रहा हूँ, 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर तुम्हारा टेम्परेचर 40, मान लो 35, एक बता रहा हूँ, 35 से 25 तक लेके जाना है रूम टेम्परेचर पे, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में। हालांकि फार्मूला जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इससे तो डिराइव हो जाता है, पिछले साल लेकिन हाँ समझता ही नहीं था। सर न्यूटन लॉ थोड़ा आराम से पढ़ाना बस ये बोल रहा था। ठीक है, समझता नहीं। हाँ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अब बोलो। देखो ये जो है एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट टाइम है, चलो मैं इसको डिराइव करके बताता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें समझ में आएगा। थैंक यू सर। कोई भी बॉडी है, अगर वो टी टेम्परेचर पे, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा रेडिएट और एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, है ना, जो भी इंसिडेंट एनर्जी होगा वो सारा एब्जॉर्ब कर रहा है, लेट से कर भी रहा होगा, नहीं भी कर रहा होगा, बॉडी के हिसाब से पता चल जाएगा, और ये इमिटेड होगा। तो इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना है, टी इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी, चलेगा। तो जो डेल्टा ओके म्यू होगा वो कितना होगा, ई सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 माइनस ऑफ टी रेज टू पावर 4, ठीक है। ओके फॉर नॉर्मल बॉडी। और यस सर। ये क्या चीज़ है, पावर, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन अगर पावर यस। डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या फिर डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ। हाँ तो ये हो पावर को। जाएगा ई सिग्मा ए, और इस टी के वैल्यू को पुट करता हूँ, टी प्लस ऑफ डेल्टा टी रेज टू पावर 4 माइनस ऑफ टी रेज टू पावर 4। मैं ये जल्दी बताता नहीं हूँ किसी को, डेरिवेशन। थैंक यू सर।
अब डेल्टा, ये जो डी क्यू है, ये डी क्यू किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका टेम्परेचर घट रहा है और तो ये एनर्जी ज़्यादा रेडिएट कर रहा है, हाँ इमिट कर रहा है, तो वो एम एस डेल्टा टी हो जाएगा। टेम्परेचर क्योंकि किस फैशन से डिक्रीज करेगा, जिस फैशन से भी डिक्रीज कर रहा होगा उसके कारण से इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा, वो इस तरीके से पता चलता है। तो मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगाऊंगा क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये घट रहा है। तो एम एस डी टी, टेम्परेचर घट रहा है इसीलिए एक माइनस साइन को मैंने लगा दिया और ये हो जाएगा ई सिग्मा ए। यहाँ पे मैं चीज़ों को कॉमन लेकर के बाहर भी निकाल सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, टी नोड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। कितना आ जाएगा अंदर, 1 + डेल्टा टी बाई डेल्टा टी बाय टी नॉट टी नॉट रेज टू रेस टू पावर 4 4 और माइनस -1। 1। अब हमारा यहाँ पे थोड़ा सा एजम्पशन आता है। एजम्पशन ये है कि हम लोग डेल्टा टी को स्मॉल मान रहे हैं, डेल्टा टी इज स्मॉल, ताकि मैं डेल्टा टी बाइनोमियल एक्सपांसन लगा सकूं। अब डेल्टा टी है क्या चीज़? डेल्टा टेम्परेचर। टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके। ठीक है, इसको मैं स्मॉल एज्यूम करा। स्मॉल एज्यूम करने के कारण से अब इसका बाइनोमियल एक्सपांसन कर सकता हूँ। बाइनोमियल अगर मैं एक्सपांसन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 + 4 डेल्टा टी बाई -1 कैंसिल आउट, बोलो। तो ये कितना यस बनेगा, सर। 4 ई सिग्मा ए टी नॉट रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एम इंटू एस। सही है क्या? सही है। और इधर बचा डेल्टा टी, क्यूब हो मजा जाएगा आता है। ना। फर्स्ट टाइम सीखा। ठीक है, और यस सर। इधर क्या बनेगा, यस माइनस ऑफ डी टी बाय डी टी। यही है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये क्या बात बताता है, ये टर्म जो है इसको बोला जाता है डी थीटा बाय डी टी। बुक में देखोगे, लिखा हुआ रेट ऑफ मिलेगा। टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ओके। ऑफ कूलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। जिस रेट से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। और माइनस इसलिए दिया गया है क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, टाइम के साथ टेम्परेचर घट रहा है, थीटा मतलब टेम्परेचर। हम्म। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या है, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सराउंडिंग एंड द बॉडी, और इसी को तो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग बोलते हैं। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग डिराइव हुआ है, लेकिन उसने लॉ दिया था न्यूटन ने, उसने क्या बोला था, द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। बट इसमें कुछ कंस्ट्रेंट थे न्यूटन के, उन्होंने बताया कि कंस्ट्रेंट क्या क्या है। पहला सॉरी पहला। यही है पहला, फर्स्ट लिमिटेशन इसका था, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर सारे जो एनर्जीज हैं वो रेडिएशन के थ्रू ही निकल रहे हैं। ओके। ऑल आर ओनली ड्यू टू रेडिएशन। एनर्जी का लॉस किसके थ्रू होना चाहिए, रेडिएशन के थ्रू, कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू नहीं होना चाहिए। ओ रेडिएशन। हाँ। ठीक है, दूसरा एजम्पशन ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी स्मॉल। 10 डिग्री सेल्सियस को स्मॉल बोल सकते हैं, कंपेरेटिवली होता है। 100 डिग्री सेल्सियस को स्मॉल ओके। नहीं बोल सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, बराबर है। मतलब हाँ रूम टेम्परेचर टाइप। ठीक है, हाँ। यस सर। स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए ही हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सराउंडिंग का भी टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। हाँ, यस सर समझ रहा है। ओके। नहीं तो बाइनोमियल एक्सपांसन गलत हो जाएगा ना हमारा, वो भी वेरिएबल होगा तो यस। हाँ वो भी है। वेरिएबल हो गया यस सर। फिर तो इस बात को हम लोग मेक श्योर करेंगे। ये एजम्पशन हो गए
या फिर लिमिटेशन हो गए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ठीक है, तो न्यूटन ने बस इतना सा यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ क्वेश्चन कराओ ऑफ सर, इस पे समझ कूलिंग, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मैं दिखा देता हूँ। माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा थीटा बोल लो इसको, डेल्टा टी नहीं बोलेंगे। और एक कांस्टेंट सामने आ जाएगा कि थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू थीटा आई माइनस ऑफ थीटा नॉट, थीटा बराबर। नॉट वो है ऐसा राउंडिंग। या फिर थीटा मान लो बॉडी का टेम्परेचर और थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। डायरेक्ट में इंटीग्रेशन करके लिख देता हूँ एल एन थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट, और फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तक जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। ये सब तो तुम्हें पता ही होगा। नहीं सर, प्लीज बताइए यार। हाँ, अरे इंटीग्रेशन किया मैंने, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अच्छा है, इंटीग्रेट कर दिया। मेरे को लगा आप लॉ का बोल रहे हैं। लॉ नहीं, इंटीग्रेशन किया मैंने सिंपल। तो अगर इसको तुम थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट के टर्म्स में लिखोगे, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के टी हो जाएगा, अगर मैं पुट ना करूँ ये चीज़, दोनों चीज़ तो, क्योंकि कई कई बुक में ऐसा ही लिखा होता है। ठीक है, ये ये तो आ जाएगा। हम्म, लेकिन अगर हम लोग पुट कर लें, पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, एल एन थीटा फाइनल माइनस ऑफ थीटा नॉट, थीटा इनिशियल माइनस ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। और ये हो जाएगा थीटा फाइनल माइनस ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू थीटा इनिशियल माइनस ऑफ थीटा नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के टी। और मेरा फाइनल टेम्परेचर जो फंक्शन में आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, थीटा नॉट माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा ना थीटा आई माइनस थीटा नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के। तो टेम्परेचर जो है किसी भी बॉडी का, वो किस तरीके से डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसा एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है। एक्सपोनेंशियली। तो टेम्परेचर इंटरसेप्ट भी कितना था, इनिशियली थीटा आई था मान लो 70 डिग्री थीटा है। सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, बराबर, विच इज थीटा नॉट विच इज ओके, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसी लेवल तक ही घट करके आ सकता है, इसके नीचे नहीं जाएगा। उससे नीचे नहीं जाएगा। ये ऐसा। और थीटा फाइनल क्या है फिर, अगर इस पर्टिकुलर को मैं थीटा फाइनल बोलूँ, मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आना चाहता हूँ, तो इतना टाइम लगेगा मुझे। ठीक है, यस। हाँ सर इसमें जो के है वो मतलब वो जो बड़ा सा टर्म लिखा था वही है ना, मतलब हाँ, कांस्टेंट वो सब ये जो बहुत पूरा का पूरा ऊपर टर्म लिखा है ना हमने, ये यही है के, मतलब। ये ओके, है के। तो के किस किस बातों पे डिपेंड करता है तुम्हें अब पता चल चुका है। एरिया, अच्छा ये याद करना पड़ेगा मतलब पूरा टर्म। अभी तक क्वेश्चन तो पूछा नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग में एक बार बिठा लो, पूछ ले तो ये बात नहीं। गजब हो मेंस में जाएगी। तो नहीं पूछना चाहिए, एडवांस में पूछ सकता है। ओके सर, इसका क्वेश्चंस नहीं हिलते, पता नहीं क्यों, चलो ठीक है, न्यूटन लॉ के। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर समझ में आएगा। सर ग्राफ तो दिखाओ सर, थोड़ा सा एक ऊपर करेंगे, ग्राफ बाकी रह गया। ये लो, सर बना ही लेता हूँ सर, 2 सेकंड लगेगा, क्या स्क्रीनशॉट। यस सर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक बॉडी है, और ये बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। 50 डिग्री सेल्सियस है। मैं क्वेश्चन पूरा का पूरा लेंदी है, लिख करके मैं नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं समझा समझा करके बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में बस ऐसा बोला गया कि 50 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर घटा। कितने मिनट में घटा, 10 मिनट लगा इसको घटने के लिए। और फिर बोला गया कि सेम बॉडी और कूल हुआ, वो 45 डिग्री सेल्सियस से वो चला जाएगा
40 डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें तुम्हें कितना ओके टाइम लगेगा मुझे बताओ। ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सर, सराउंडिंग टेम्परेचर क्या दिया था? सराउंडिंग का टेम्परेचर तुम्हें 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इसको करने का दो तरीका है। एक एवरेज के तरीके से करते हैं, पहले प्रॉपर तरीके हाँ। से बताऊंगा जिसमें कोई भी एजम्पशन नहीं है, और दूसरा एजम्पशन जो एवरेज तरीका होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, थीटा फाइनल माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा आई माइनस ऑफ थीटा नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के टी। इसको नीचे कर लो ओके डिवीजन में, फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। तो इसका फार्मूला मैं लिखूंगा, थीटा फाइनल माइनस थीटा आई डिवाइड बाय थीटा इनिशियल माइनस ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के टी। सही है फार्मूला, ओके सर। है ना। बाद में चाहो तो यस तुम सर। लॉग भी ले सकते हो, एल भी ले सकते हो, ताकि के कट जाए, के को कैंसिल आउट कराना है। तो अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं ये पहले वाले के लिए, पहला इक्वेशन बनाना है मुझे, तो थीटा नॉट तो फिक्स हो गया ना, इट इज 30। 30 डिग्री सेल्सियस। हाँ। कितना लिखूंगा मैं, थीटा फाइनल 45 है, सॉरी फाइनली मुझे फोर्टी इससे फाइव इसमें अच्छा, जाना फर्स्ट है, सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, दो बनाने पड़ेंगे। ओके। करो कितना आ रहा है। एक सेकंड सर। सर मतलब 3/4 ई की पावर माइनस के टी के वैल्यू है। अच्छा, फिर एक और इक्वेशन निकाल लेना सेकंड हाँ केस के लिए। हाँ, एक फर्स्ट के लिए और एक सेकंड के लिए। सर, इससे तो ई की पावर माइनस के टी का ही तो वैल्यू आ रहा है, मतलब एक एक मिनट, एलन ले लेना, बिना एलन लिए मत करना। एलन लिया। सेम। यस। दो इक्वेशन का मतलब क्या है? तो ये कितना आ रहा अच्छा, है, इसमें टी भी पुट करना है। ये कितना आ रहा है, ये 15 है ना, 3/4, 3/4। 15 डिवाइड बाय 20, 3/4 है, तो एलन ले लो, एलन 3/4 इज ओके। इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, 80, और इधर के कितना टी। आ रहा है, 20 के यहाँ पे आ जाता है 2/3, एलन 2/3 ln 2/3। इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस के टी। के टी। और ये जो टाइम है तुम्हें पता है, ये टाइम कितना लगा है, यस सर। 10 मिनट। 10। 10। 10, तो इसको यूनिट के साथ लिखना, मिनट में मिला है तुम्हें आंसर, तो यहाँ पे टाइम जो मिलेगा मिनट में मिलेगा। अब दोनों को डिवाइड कर लेना, आंसर आएगा, ठीक है। ये पहला ln टू तरीका। बाई थ्री यस सर, आ गया। दूसरा एवरेजिंग मेथड। एवरेजिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जब चीज़ें छोटे दिए होते हैं, तो डी थीटा बाय डी टी का सर एक चीज, एवरेज सर आपने सब जो होगा, अजम्पशन ही लिया है एक सर, मिनट, सब छोटे रहते हैं। कि थीटा आई एंड थीटा नॉट, तो एवरेज कोई मतलब है। छोटा इन द सेंस क्या है, बहुत ही छोटा नहीं, मतलब ऑन एन एवरेज की बातें कर लेते हैं, और ज़्यादातर एवरेज ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं एवरेज के तरीके से, क्योंकि इससे आंसर परफेक्टली निकल के आता है। तुम चाहो तो इससे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। तो ये थीटा डेल डी थीटा अपॉन डी टी एवरेज का क्या मतलब है, इसका एवरेज कैसे निकल चेंज। सकता है, मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अच्छा हाँ, इंस्टैंटेनियस। और ये के थीटा एवरेज, देखो आप कैसे पुट करेंगे,
पहला वाला डेटा के लिए कैसे पुट होगा, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है, फर्स्ट वाला 50 से 45 गया था, तो डेल्टा टी कितना हो गया 5 माइनस में, और टाइम कितना लगा है 10 मिनट, इज इक्वल्स टू के और थीटा का एवरेज। थीटा का एवरेज कैसे लेंगे हम लोग, 50 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज, ये थीटा ही है ना, क्योंकि रेंज में वेरी कर रहा है थीटा, इसीलिए थीटा का ओके, एवरेज हुआ। थीटा एवरेज हाँ 50 प्लस 45 बीच में। और ये माइनस ऑफ 30 डिग्री। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, क्या दूसरे डेटा के लिए 45 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस गया है, हाँ, तो फिर से 5 डिग्री सही है। सेल्सियस का चेंज है, और टाइम टी मुझे निकालना है, इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर दो, और इसको के और थीटा एवरेज इन दोनों का समेशन डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि उस रेंज में वेरी कर रहा है तो एवरेज का मतलब वही है। बस ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। इस दोनों को सॉल्व करोगे तो टाइम जो निकल के आएगा 14 मिनट के आसपास में निकल के आएगा, और तुम जब यहाँ से सर कैलकुलेशन एग्जाम में लॉग से करोगे तो यहाँ पे भी टाइम जो है वो 14 के ही आसपास में आएगा, लेकिन ये डेटा ज़्यादा एक्यूरेट है। एग्जाम में इस वाले मेथड से करना है, एवरेज वाले मेथड से। एवरेज से। नहीं तो अरे वाह, अगर तुम्हें वो के का वैल्यू निकालने के लिए देगा तो इस वाले लॉग वाले मेथड से करना है, वो क्वेश्चन देख के यही पता क्वेश्चंस चलता है। रहते हैं। हाँ क्वेश्चन देख के पता चलता है। सर कभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है हाँ, इसमें। चलो ठीक है, फिर ये हम लोग का हीट ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट